हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी पर। इस वीडियो को बनाने का एक ही प्रमुख कारण है कि कल शाम को करीबन 5 बजे के आसपास जब मैं अपना फेसबुक चेक कर रहा था, फेसबुक आईडी पे जो पोस्ट आती है तो उस पर एक पोस्ट पड़ी हुई थी एनआईसी फॉर्मेट को लेकर के। और वो आपके बिहार शिक्षा विभाग के नाम से जारी की गई थी। और इसके साथ ही उस पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, उस पर सुझाव मांगे गए थे, सकारात्मक सुझाव मांगे गए थे। हो सकता हो कि आप लोगों ने भी देखा वो पोस्ट। और जब मैंने उस पोस्ट पे कमेंट करना शुरू किया तो तकरीबन आधे एक घंटे बाद क्या हुआ कि उस पोस्ट को हटा दिया गया। और पोस्ट को हटाने के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, यहाँ तक कि उसके सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। और उसके बाद दोबारा से यानी कि 10-15-20 मिनट बाद वही पोस्ट दूसरे आईडी से पोस्ट में आ गई। यानी कि फेसबुक पोस्ट पे दोबारा से दूसरी फेसबुक पेज आईडी से दोबारा से पोस्ट की गई, लेकिन उस पे जो कमेंट्स आ रहे थे वो बहुत कम थे। तो पहले वाली जो पोस्ट आई थी उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि उस फेसबुक पेज आईडी पे लोगों का काफी ट्रस्ट है। और उसके बाद जो पोस्ट आई उसको डिलीट करने के बाद उस पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट है, लेकिन दोनों की जो आईडी थी वो एक ही थी। यानी कि उसका जो पेज का जो एडमिन था, उस पेज को जो चलाने वाला व्यक्ति था वो एक ही था। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि उस फेसबुक पेज जो पहले पोस्ट हुआ था उसको काफी लोग शेयर कर चुके थे। तो वो क्या हुआ कि ऑन द रिकॉर्ड आ गया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। और कई ऐसे पेज थे शिक्षक संबंधित जिन्होंने उसको शेयर कर दिया था। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा इसी पर डिपेंड है कि आखिर वो फेसबुक पोस्ट पे जो एनआईसी का जो फॉर्मेट जारी किया गया, क्या वो सही है या गलत है, क्या सच्चाई है, क्या एनआईसी ने सही में कोई फॉर्मेट जारी किया था, या किसी ने जानबूझ करके फेसबुक पोस्ट पे उसको डाला था ताकि अभ्यर्थियों को बहकाया जा सके और इलेक्शन तक बहका के रखना चाहते हों। हो सकता हो ऐसा भी हो। तो इसी सब पर मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना उन कमेंट्स को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा जाए, ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि शिक्षक बहाली में जो कमियां हैं वो क्या हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एनआईसी का जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ जहां जहां से वो पोस्ट हुई है उसका भी ब्यौरा हम आपको देंगे। और उसके जो कमेंट्स में जो सुझाव दिए गए हैं या जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपके सामने रखेंगे और उसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2019-20 एनआईसी फॉर्मेट पर मचा घमासान। एनआईसी पर ऑनलाइन डेटा लेगा शिक्षा विभाग। तो एनआईसी पे ऑनलाइन डेटा शिक्षा विभाग लेगा, इसकी डिक्लेरेशन बाई यूट्यूब चैनल और बाई फेसबुक पोस्ट के माध्यम से की जा सकी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली एनआईसी के वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिस देखने के लिए नहीं मिला है। तो एक चीज तो ये कंफर्म की जा रही है कि एनआईसी का जो डेटा होगा वो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन लिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनआईसी पे एनआईसी से संबंधित एक फॉर्मेट कल जारी किया गया, और जो कि क्लास 1 से 5 के लिए था। जबकि पहली जो काउंसलिंग होनी है वो 6 to 8 की होनी है, लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग का जो फॉर्मेट एक जारी किया गया ऑनलाइन डेटा लेने के लिए वो 1 से 5 का था। तो इसका मतलब है कि ये साफ बहकाया जा रहा है अभ्यर्थियों को, ताकि वो अपने आंदोलन से भटक जाएं और जो वे मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं उनसे उनका ध्यान भंग हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि जो एनआईसी का जो फॉर्मेट था वो क्या था और कहां से उसको पोस्ट किया गया था और कितना वो सही है, जायज है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं ये एनआईसी का फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि कल फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जारी किया गया। और इस पर अभ्यर्थियों से सकारात्मक जवाब मांगे गए।
ठीक है। तो अभ्यर्थियों से जो है यहाँ पे सकारात्मक जवाब मांगे गए थे। देखिए वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों से वांछनीय सूचना जो है मांगी गई है। ठीक है, इसका हेडिंग देखिए कितना जो है मतलब रणनीति के साथ लिखा गया है। ठीक है, वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों से वांछनीय सूचना, और इसके ऊपर ना तो कोई बिहार सरकार लिखा है ना बिहार शिक्षा विभाग लिखा है ना। और इसके साथ ही आप जब सबसे लास्ट में नीचे आएंगे तो ना कोई मुहर है ना कोई सील है। ठीक है, तो ये कहाँ से जारी किया गया और इसमें जो कॉलम बताए गए हैं, इन कॉलम में संशोधन से संबंधित जो है सुधार जो है मांगे गए हैं कि आप अपना सकारात्मक सुझाव दीजिए कि ऑनलाइन जो है एनआईसी डेटा कैसे ले। तो ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई सरकार जो है ऑनलाइन डेटा लेने के लिए अभ्यर्थियों से जो है सुझाव मांग रही है। अगर ऐसा सुझाव मांग रही तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि एनआईसी के पास खुद इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं कि उनको ये सुझाव और सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनआईसी के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे हैं, वेबसाइट डेवलपर बैठे हैं, वो खुद इतने एक्सपर्ट हैं कि वो किस तरीके से इस फॉर्मेट को तैयार करेंगे कि कहीं से कोई लीकेज ना हो या लूप पॉइंट ना रह जाए। तो वो खुद एक्सपर्ट हैं। और रही बात अभ्यर्थियों से सलाह मांगने की, तो उसका हम स्वागत करते हैं, आप मांगिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है अब आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्मेट पोस्ट हुआ था वो इस आईडी पे पोस्ट हुआ था। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये आईडी फर्जी है या इसका एडमिन जो है कोई और व्यक्ति है जो इस नाम का उपयोग कर रहा है, इसके बारे में तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन इस जिस व्यक्ति के नाम से आईडी है वो खुद जो है इस पे पोस्ट करके या ऑनलाइन आकर के या लाइव आकर के ये बता सकता है कि ये आईडी उसी व्यक्ति की है। तो सबसे पहली जो ये पोस्ट आई थी वो इसी आईडी से आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखा देख रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। ठीक है, और इस पे जो है मांगा गया है कि इसी फॉर्मेट में एनआईसी पर डाटा अपलोड होगा और कोई सकारात्मक सलाह हो तो तुरंत दें। तो मैंने हर बार ये अपने वीडियो में कहा है कि सरकार को या शिक्षा विभाग को अगर कोई भी नोटिफिकेशन देना है तो प्लीज ऑफिशियली दें, यानी ऑफिशियल पोर्टल पर दें। आप अनऑफिशियल पोर्टल पर इस तरीके से अगर आप कोई चीज अपलोड करते हैं तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये एक तरीके से भ्रामक ही माना जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद अगला देखते हैं कि अगला पोस्ट क्या हुआ। इस पोस्ट के यानी कि जो इससे पहले वाली जो पोस्ट थी, ये जो पोस्ट थी, जब मैंने इस पर कमेंट करना शुरू किया तो इस पोस्ट को 1-1.5 घंटे में डिलीट कर दिया गया, इसके सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 कमेंट्स दिखा रहा है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पोस्ट है इसी पोस्ट को दोबारा जो है रीपोस्ट किया गया। ठीक है, इसी पोस्ट को दोबारा जो है रीपोस्ट किया गया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू एक्टिविटी। ठीक है, और ये एडमिन लिख के आ रहा है, ये व्यक्ति। ठीक है, ये आप नाम पढ़ लीजिए, दिशा ज्ञान एडमिन 45 मिनट्स में। ठीक है, ऊपर देखिए किसका नाम लिख के आ रहा है, एरो जो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है और न्यू एक्टिविटी यानी उस पोस्ट को डिलीट होने के तुरंत बाद, ये देखिए शाम का है डाटा 6:42 का। ठीक है, स्क्रीन कैप्चर मैंने ले रखा था। तो यहाँ पे देखिए फिर से जो है इसी फेसबुक पोस्ट आईडी से, यानी सेम आईडी है, फेसबुक पोस्ट की जो आईडी है वो सेम है। ठीक है, लेकिन एडमिन कौन है, दिशा ज्ञान। एडमिन कौन है, दिशा ज्ञान, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट हुई वो इस आईडी से हुई। ठीक है, वो पोस्ट जो है इस आईडी से हुई, और इसको डिलीट करने के बाद जब पोस्ट आई तो किस आईडी से आई, वो जो है इस आईडी से आई, और सेम फेसबुक पेज से, अलग नहीं है, सेम फेसबुक पेज से आई। और एडमिन में कौन है, ये दिशा ज्ञान। और फिर इन्होंने कहा कि एनआईसी डाटा अपलोड होगा, कोई सकारात्मक सुझाव हो तो तुरंत दें। सेम चीज है। ठीक है, और ये बकायदा देखिए ये पोस्ट किया गया, ये शेयर नहीं किया गया है। ठीक है, ये कोई शेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। शेयरिंग जब की जाती है तो क्या होती है, हम आपको दिखा देते हैं कि शेयरिंग कैसे होती है। तो यहाँ फॉर्मेट देख के फिर से डाटा मांगा गया। ठीक है, शेयरिंग अगर करते तो क्या होता, अगर ये एडमिन शेयरिंग करता तो क्या होता, अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये है फेसबुक पेज आईडी। ठीक है, ये फेसबुक पेज आईडी है। ठीक है, इस नाम से बनी है और 10,000 मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10,000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं और इस नाम से बनाई गई है। ठीक है, और देखिए इस फेसबुक आईडी का एडमिन कौन है, ये व्यक्ति। इसका ये फेसबुक पेज है, ये पेज है। देखिए फेसबुक पोस्ट आईडी अलग होती है और फेसबुक पेज आईडी अलग होती है।
ठीक है, आप भी बनाते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक पोस्ट आईडी कुछ और होती है, फेसबुक पेज कुछ और होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर इस डाटा को अपलोड किया गया। ठीक है, तो ये आपने देखा, और यहाँ पे ये क्लियर करना चाहिए था कि ये फेसबुक पोस्ट आखिर किसका है। क्या ये भ्रामक जो है तथ्य फैला रहा है बाजार में, यानी लोगों को जो है भ्रम फैला रहा है। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई कि कितनी सच्चाई है, कितनी जो है आ, गलती है इसमें या झूठ है। ये तो आप लोग देखने के बाद ही जो है तय कर सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया है वो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी आपको बता सकता है, या फिर लाइव आके भी बता सकते हैं कि आखिर ये डाटा कहाँ से आया, ये फॉर्मेट जो है किसने जारी किया, और क्या बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को इस प्रकार कोई फॉर्मेट जारी करने के लिए कहा है, ऐसा कोई नोटिस वेबसाइट पे है। तो अगर है तो आप उपलब्ध करा दीजिए लेटर नंबर के साथ में और डेटेड के साथ में, ताकि ये प्रूफ हो सके कि हाँ वास्तव में एनआईसी ने डाटा के लिए जो है सलाह अभ्यर्थियों से मांगी है। ठीक है, अब आइए कमेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स पे जो है सबसे पहले हम आ जाते हैं। हमने क्या किया था कि जब मैंने जो है कमेंट्स करना जो है शुरू किया, तो हुआ क्या, कमेंट्स करते ही शायद वो व्यक्ति जान गया कि लगता है कि किसी ने जो है इस चीज को पकड़ लिया है, और उसके बाद ही वो पोस्ट डिलीट हो गई थी, और फिर उसके बाद दूसरी आईडी से पोस्ट वापस आई। ठीक है, तो आइए कमेंट्स पे जान लेते हैं, कमेंट्स का जो है रिव्यू ले लेते हैं, और जिन कमेंट्स का जवाब मुझे मालूम होगा हम देंगे, जिनका नहीं मालूम होगा उसका हम जवाब आपको नहीं देंगे, उसका जवाब आपको जो है बिहार शिक्षा विभाग से ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए कमेंट्स पहला ले लेते हैं। ठीक है, पहला कमेंट्स देखिए, ये नरेश कुमार जी हैं। सर जिसका उस 5 जगह में नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा। ठीक है, 5 जगह में नहीं हुआ है, तो 5 जगह का मतलब क्या है ये भी देख लीजिए आप। 5 जगह का मतलब ये है कि एनआईसी जो डाटा मांगेगा, पता नहीं एनआईसी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो कहा जा रहा है, ठीक है, जो अनऑफिशियली बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यदि एक से अधिक आवेदन, यानी कि अभी तक आपने अगर कोई एक से अधिक आवेदन किया है, तो आप एनआईसी पे जो डाटा अपलोड करेंगे वो अधिकतम जो है 5 आवेदन अपलोड करेंगे, यानी कि 5 एप्लीकेशन फॉर्म आप फिर से भरेंगे फुल डिटेल्स के साथ में, स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और साइबर कैफे में आपको एक बार फिर से पैसा फूंकना होगा। एक बार फिर से आपको जो है साइबर कैफे में जाके पैसा फूंकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है यही पूछ रहे हैं वो कि जो है अगर एक से अधिक आवेदन है तो 5 जो है आवेदन अपलोड करने हैं। ठीक है, तो स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगेगा, आप यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिए, उपलब्ध भी होगी, ऑनलाइन होगी, फेसबुक पोस्ट हो सकता है अभी भी पड़ी हो। तो यहाँ पे देखिए हर चीज मांग रहा है कि अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड करें, सारी चीजें अपलोड होंगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला कमेंट्स था वो यही था कि सर जिसका उस 5 जगह में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बिल्कुल जायज प्रश्न है कि अगर आपने 5 जगह से जो है अपलोड किया, और 5 जगह आप फॉर्म अपलोड करेंगे, एनआईसी डाटा लेगा, एनआईसी डाटा अपलोड करने के बाद आपको एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। आईडी देखिए, आईडी को कितना बढ़िया टेक्निकल बोल रहे हैं, रणनीति के साथ में, यूनिक आईडी जनरेट होगी। और आप कह रहे हैं कि एक जगह आवेदन किया है, और अगर एक से जो है ज्यादा आवेदन किया है तो 5 अपलोड करिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिक आईडी कितनी जनरेट होंगी, 5। आपको 5 यूनिक आईडी जनरेट होंगी, और 5 आईडी जनरेट होंगी और वो भी यूनिक होंगी, वरनी वो एक ही नंबर होगा। ठीक है, यानी कि 5 आईडी जनरेट होंगी और वो यूनिक होंगी। जैसे आधार नंबर आप बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, तो आपके पास एक यूनिक आधार मिलता है, एक यूनिक आधार नंबर, वैसे आपको यहाँ पे 5 यूनिक जनरेट आईडी जो है मिलेंगी। ठीक है, जिसका उपयोग जो है काउंसलिंग में किया जाएगा और कैंप में किया जाएगा, कैंप कैंप में किया जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगला कमेंट्स, यहाँ से देखिए कमेंट्स है कि सर जी पहले 6 से 8 का होगा कि 1 से 5 का होगा। 1 से 5 का डाटा पहले मांगा गया है, और सरकार ने ऑफिशियली ये बात कही है कि 6 to 8 का काउंसलिंग पहले होगा। तो हमें लगता है कि पहले 6 to 8 का डाटा मांगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 से 5 का मांगा जा रहा है, जो कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, और सरकार बनने के बाद ही कुछ होगा इस पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा गया, 5 जगह का ऑप्शन है तो 5 गो आईडी जनरेट होगा, और जिस जिला का आईडी जनरेट नहीं होगा वहां काउंसलिंग कैसे कराएंगे। ठीक है ना, मतलब ये निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं मैं, कोई नकारात्मक सोच नहीं है, ये लूप होल है, यानी कि ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो है अभ्यर्थी निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि उसने अगर जो है 100 जगह पे आवेदन किया है, और 5 आवेदन आप अधिकतम मांग रहे हैं, तो 5 आईडी जनरेट होगा। ठीक है, और आवेदन किया है 100 जगह पे, और जहां पर जिला का आईडी जनरेट नहीं होगा क्योंकि आपसे ऑप्शन मांगे जा रहे हैं।
ठीक है, तो आप वहाँ काउंसलिंग कैसे कराएंगे सब जगह, कैसे वो आईडी जो है वहाँ पे काम करेगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 5 जगह का ऑप्शन है, 5 आईडी जनरेट होगा और जिस जिला का आईडी जनरेट नहीं होगा वहाँ काउंसलिंग कैसे कराएंगे। ठीक है, तो अब अगला कमेंट्स ले लेते हैं। आधार कार्ड और वोटर कार्ड आईडी दोनों शामिल करें, क्योंकि कुछ लोगों का आधार हो सकता है कुछ ना हो, कुछ की गलतियां भी होती हैं आधार कार्ड में, किसी का नाम मैच नहीं करता है। और आप जो एनआईसी में डाटा ले रहे हैं, आप बकायदा कह रहे हैं लाइव आकर के कि आपका आधार कार्ड का जो नाम है वो वेरीफाई होना चाहिए आपकी मार्कशीट से, अगर किसी का गलत है तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आधार कार्ड के साथ यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, जो भी है इन्होंने कमेंट किया है, वो क्या कर रहे हैं कि वोटर आईडी को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वोटर आईडी को यहाँ पे शामिल करने की जो है मांग हो रही है कि वोटर आईडी भी इसमें जो है लिया जाए, कि दोनों में से जो सही हो व्यक्ति वो लगा सके। नहीं तो आधार कार्ड का जो आप अगर सुधार कराने जाते हैं, चाहे जन्म तिथि हो चाहे नाम पता हो, तो आप सुधार कराते रहिए 2-3 महीना तक, जब हो जाएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वोटर आईडी जो है यहाँ पे शामिल होना चाहिए, ऐसा हम भी कहेंगे कि वोटर आईडी शामिल करिए, क्योंकि आधार कार्ड तो अपडेट हो जाता है, उसका एड्रेस वगैरह 4-5 बार अपडेट किया जा सकता है। और वैसे भी आधार कार्ड जो है पते का जो है पहचान पत्र नहीं होता है, वो फिजिकली आपका बायोलॉजिकली आधार कार्ड एक तरीके का है, और ऑनलाइन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है, ना कि उससे ये प्रूफ होता है कि आपका ये पता फिक्स है। ठीक है, कोई एड्रेस प्रूफ का काम आधार कार्ड नहीं करता है। वोटर आईडी एक ऐसा चीज है जो आपके ही स्टेट में बन सकता है, दूसरी जगह नहीं बनेगा, और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। और वोटर आईडी को जैसे आप आधार कार्ड वेरीफाई करा रहे हैं, वैसे वोटर आईडी को भी आप वेरीफाई करा सकते हैं ऑनलाइन उसी समय, जैसा आपने ऑप्शन दे रखा है आधार कार्ड वेरीफाई करने का, वोटर आईडी को भी वैसे ही वेरीफाई तुरंत किया जा सकता है कि आपका वोटर आईडी में जो नाम है वो व्यक्ति असली है कि नकली है। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है पूर्व नियोजित शिक्षक का कॉलम भी माना गया है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हुई थी, आवेदन लेते समय एक एनओसी लेकर के जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते थे। इस पॉइंट को सब लोग भूल रहे हैं, इस पॉइंट को सब लोग भूल रहे हैं। ठीक है, हम याद दिला दें कि यहाँ पर जो है कि पूर्व नियोजित जो शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 से 5 में चाहे 6 से 8 में, उन्होंने भी आवेदन किया है अपनी जिला अधिकारी से, या जो उनके ब्लॉक अधिकारी जो बैठते हैं, बीओ बैठते हैं या डीओ बैठते हैं, उनसे एक एनओसी लेकर के उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप एनआईसी डेटा ले रही है तो ऐसे नियोजित शिक्षकों का भी एक कॉलम रखा जाए, ताकि ये पता चल सके कि वो नौकरी पहले से कर रहे हैं और फिर से जो है चेंज करके आना चाहते हैं अपनी पुरानी सीट खाली करके। तो वो तो बैकलॉग सीट में चला जाएगा, जो सीट खाली होगी तो वो तो अब जुड़ेगी नहीं। तो पूर्व नियोजित शिक्षकों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्यों अप्लाई करने के लिए जो है अलाउ किया गया। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इनको अप्लाई करने के लिए अलाउ क्यों किया गया, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए अगले कमेंट्स ले लेते हैं। इसी में प्रेफरेंस का ऑप्शन होना चाहिए, प्रेफरेंस के आधार पर अभ्यर्थियों को कैंप में बुलाया जाए, यानी कि प्रेफरेंस मांग रहे हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो है जिला प्रेफरेंस मिल जाए कि आप कहाँ पर जो है काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस अगर आप दे भी देते हैं तब पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया तो अब आप अपने आप को खुद जो है जेल में बंद कर लेंगे एक तरीके से, यानी आप अपने आप को स्वयं लॉक कर रहे हैं। अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया तो आप फिर दूसरी जगह काउंसलिंग नहीं करा सकते, ये जान लीजिए। अगर बाद में भी वहाँ पे कैंप लगता है किसी अन्य डेट में, तो आप फिर आप प्रेफरेंस के आधार पे फिर वहाँ पर नहीं जा सकते वापस। ठीक है, आपने जो सोचा है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब होती है, प्रेफरेंस का जो ऑप्शन दिया जाता है वो तब होता है जब काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो। जैसे यूपी में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है और उसमें जो है प्रेफरेंस के ऑप्शन रहते हैं। तो प्रेफरेंस के ऑप्शन जो है कब होते हैं, जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन काउंसलिंग में जब प्रेफरेंस दी जाती है तो मेरिट के आधार पर फिर स्कूल या स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंप में जो है अभी काउंसलिंग करानी है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो प्रेफरेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए कमेंट्स में कोई दम नहीं है। और ये आप अपने आप को अगर मांग कर भी रहे हैं तो आप अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरे जिले में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे अगर प्रेफरेंस आप लेते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। नीचे कमेंट्स दे रहे हैं कि जिस प्रकार दावा आपत्ति में आधार नंबर डालने पर नाम कंफर्म होता है, ठीक उसी तरह रखना ताकि कोई फर्जी आधार कार्ड बनाकर डाल नहीं सके। देखिए, ये जो आधार नंबर डालने पर जो नाम कंफर्म हो रहा है, इस चीज को आप नहीं जानते कि कैसे होता है कंफर्म। ये जो आधार नंबर डालने पर जो नाम कंफर्म होता है क्या है, उस बॉक्स का जो लिंक है वो यूआईडी की वेबसाइट से जो है दिया गया है।
जहां पर आप आधार का स्टेटस चेक करते हैं ना, आधार की वेबसाइट पे जाके जब आप आधार का स्टेटस चेक करते हैं तो ये लिंक जो है, जो कॉलम है जहां पे आप आधार नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो ये वो ऑप्शन है। यानी कि सिर्फ आपका आधार नंबर वेरीफाई होता है, ना तो वो वेरीफाई करता है आपके एड्रेस को और ना तो वो वेरीफाई करता है आपके किसी डॉक्यूमेंट को कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए सही हैं। वो सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि आपका आधार कार्ड सही है और वो आधार कार्ड आपका यूआईडी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आधार का यहाँ पर जो है सिर्फ चेक कर सकते हैं आप, लेकिन वो किस स्टेट का व्यक्ति है, कहाँ का है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, ये सब नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को लिंक करा दे रहे हैं आधार कार्ड से, ये सब गलत है। डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, डॉक्यूमेंट से जो है आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है। खाली ये काम आप जो है डिजिटल जो लॉकर दिया गया है, डिजी लॉकर जो ऐप है, उस पर कर सकते हैं। उस पर वो भी ये सुविधा दी गई है कि आप अपने आधार कार्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को लोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक लॉकर में रख सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप कह रहे हैं कि लिंक कर दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो आधार का जो लिंक वेरीफाई दिया हुआ है, वो सिर्फ आपके आधार के फर्जी है कि सही है कि गलत है उसका लिंक है। वो आपके आधार का स्टेटस चेक करके बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता है। ठीक है, लगभग 30 प्रश्न है, वीडियो लंबा भी हो सकता है, हम इसको पूरा प्रयास करेंगे छोटा करने का। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही जानकारी लेकर आते रहेंगे और जब तक ये बहाली चलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमेंट्स है कि बीएड वाले स्नातक सहित मेधा सूची बनना चाहिए, जबकि अधिकतर नियोजन इकाई मैट्रिक, इंटर और बीएड को जोड़कर बनाया है। तो इनकी समस्या जो है ये भ्रष्टाचार को इंगित कर रही है। इनका जो कमेंट्स है वो भ्रष्टाचार को बता रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 1 से 5 सामान्य शिक्षक में, बिल्कुल स्पष्ट है, 1 से 5 सामान्य शिक्षक में इंटर तक के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे, इंटर और बीएड, इंटर और बीएड को। ठीक है, तो स्नातक इसमें नहीं जुड़ेगा, स्नातक जो है इसमें कभी नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 1 से 5 में स्नातक कतई नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ हाई स्कूल, इंटर और बीएड को जोड़कर ही मेरिट बनेगा, वही सही है 1 से 5 के लिए। ठीक है, स्नातक का अगर किसी ने जोड़ा है तो वो बहुत गलत किया है, वहां पे आप जरूर कंप्लेन करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरिट लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे बनाई गई है, कौन कौन से कॉलम दिए गए हैं, ताकि आप कंप्लेन कर सकें। यही सब भ्रष्टाचार के कारण होते हैं। बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने उठाया है। ठीक है, ऐसी नियोजन इकाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो है 1 से 5 का मेधा सूची स्नातक को जोड़ के बनाया है, तो इन पर जो है जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रेम शंकर जी ने सवाल पूछा है। ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है बातें रखनी चाहिए। अगला कमेंट्स है, सब बेवजह अपना दिमाग तरह तरह के सुझाव देकर खराब कर रहे हैं। रंजीत सर को कोर्ट में डीएड बीएड की संख्या बतानी, इसलिए डाटा मांगा जा रहा है। तो इस कमेंट्स पे तो मेरी यही राय है कि रंजीत सर को जो है आपसे डाटा लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में डीएलएड और बीएड की संख्या बताने के लिए रंजीत सर को जो है डाटा लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना डाटा जिला से मांग सकते हैं, प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक पंचायत से, कि टोटल कितने कैंडिडेट है, रजिस्टर मेंटेन है, क्रम संख्या मेंटेन है, हर जगह से चला जाएगा, बहुत इजीली वो बता देंगे। आपसे एनआईसी से डाटा लेने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि रंजीत सर का जो है विभाग और रंजीत सर स्वयं इतना सक्षम है कि उनको अभ्यर्थियों से डाटा लेने की जरूरत नहीं है कि कितने संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत बेकार कमेंट है, ये कमेंट जो है इसका कोई दम ही नहीं है। उसके बाद ये है कि विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो। ठीक है, एनआईसी पर ऑनलाइन फॉर्म भराया जाए, इनकी बात बिल्कुल सही है। ऑनलाइन होगा तभी धांधली रुक पाएगी। बिल्कुल सही कमेंट्स है विकास कुमार जी का, हम भी यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन कर दीजिए, नहीं तो कैंप में फिर सीटें बचेंगी और फिर कैंप लगाते रहिए, जिंदगी भर लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आलोक कुमार जी कह रहे हैं 100 से ज्यादा नियोजन इकाई में फॉर्म डाला है, औपबंधिक मेधा सूची में कुछ न कुछ त्रुटियां आई हैं। ये समस्या मेरे जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के साथ है। मेरा निवेदन है कि पोर्टल पर जो डिटेल लिया जा रहा है उसी को सर्वनाम करने की कृपा करें। तो पोस्ट पे, पोर्टल पे जो डिटेल मांगा जा रहा है वो एक से ज्यादा एक डाटा अपलोड करना है, अधिकतम 5 करने हैं। सारी नियोजन इकाई का तो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप डाटा ले लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग करा दीजिए, भर्ती को सेंट्रलाइज कर दीजिए। और जो संवैधानिक पेच फंसता है, जो कानूनन जो पेच फंसता है, नियुक्ति पत्र जारी करने वाला, नियुक्ति पत्र जारी करने की पावर आप जो है नियोजन इकाई को दे दीजिए। क्योंकि यूपी में 72,825 की जो वैकेंसी हुई थी, हम आपको बता दें कि यूपी में 72,825 की जो वैकेंसी हुई थी वो पहले मायावती जी सेंट्रलाइज कर रही थी। ठीक है, सेंट्रलाइज करने की वजह से उन पर केस हो गया था, उस भर्ती पे जो है केस कर दिया गया।
कि आप जो है सेंट्रलाइज वैकेंसी नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है, कानून में लिखा हुआ है, संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि हर स्थानीय स्वशासन को अपने यहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उपयुक्त साधन जुटाने का जो है प्रोविजन दिया गया है। तो उसके तहत उन्होंने केस किया था कि सरकार सेंट्रलाइज करके नहीं कर सकती, यानी कि पंचायत को अधिकार है अपने यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्तियों को हायर करने का, इसी प्रकार से ब्लॉक को है, इसी प्रकार से जो है जिला को है, और उसी प्रकार से स्टेट को है। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग स्तर है। तो उसी आधार पे यहाँ 72,825 पे केस हुआ था। बाद में आखिर उस भर्ती को जो है जो आवेदन निकला था उसका रद्द हुआ 72,825 का, और जिला वाइज फिर जो है आवेदन जारी किया गया, एप्लीकेशन नोटिस, और जिला वाइज जो है वैकेंसी ली गई। तो ये केस था। तो आप यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग करा लीजिए, और जो चयन पत्र जो आप दे रहे हैं या नियोजन पत्र दे रहे हैं उसको आप नियोजन समिति के जो है हेड लेटर पे जो है जारी करवा दीजिए। तो ये एक तरीके से जो है आप बचाव कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं एक पॉइंट डालिए, बिहार में निवास प्रमाण पिछले 10 साल या उससे अधिक वर्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात सही है। 10 साल पुराना हो चाहे नया हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बकायदा आपका जो बनता है जाति है चाहे निवास है, उसका जो है एक सुपरवाइजर होता है जो जाकर के ऑन द स्पॉट जो है वेरीफाई करता है, तब ये बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में चाहे निवास प्रमाण पत्र बनाइए चाहे उत्तर प्रदेश में बनाइए, कहीं भी बनाइए, उसका एक सुपरवाइजर होता है। जैसे यूपी में लेखपाल होता है, बिहार में भी उसी प्रकार से जो है एक सुपरवाइजर होता है जो क्या करता है ना कि आपके ऑन द स्पॉट आकर के उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये व्यक्ति फलाना जगह पे है, और नहीं तो फिर आपका ग्राम प्रधान या मुखिया जो होता है वो वेरीफाई करता है। जैसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपका ग्राम प्रधान ही आपको वेरीफाई करता है, उसी तरीके से होता है। तो 10 साल का लीजिए चाहे 20 साल का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। रेगुलर डीएड और बीएड अपने एडमिशन दिए गए परीक्षा पास करने का कोई पेपर एनआईयूएस से यूडीआईसी से कॉलम होना चाहिए ताकि कौन कहाँ से ट्रेनिंग लिया है सही से पता है। इसकी जरूरत नहीं है, सरकार के पास वो डाटा है कि कौन कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, कौन सा कॉलेज फर्जी है, कौन सा कॉलेज फर्जी नहीं है, वो सरकार को पता है। हाँ, आप जो है डाटा एक लेटर ले सकते हैं, आप खुद जो है चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपने जो जहाँ से डिग्री ली है वो कॉलेज फर्जी है कि नहीं कर रही है। आप खुद जो है स्वयं से चेक कर लीजिए और तभी जो है काउंसलिंग में जाइए। अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट फर्जी है या कॉलेज फर्जी है तो आप मत जाइए। आवेदन की संख्या एक से अधिक है तो जिला वरीयता का कॉलम ऐड करने की कोशिश करें। ऑनलाइन काउंसलिंग तो हो नहीं रही है तो जिला वरीयता का कॉलम भी नहीं है, क्योंकि डाटा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं पता नहीं क्यों ले रहे हैं। कहते हैं कि इससे आप फर्जी लोगों को पकड़ लेंगे। हमें तो नहीं लगता कि कोई फर्जी व्यक्ति जो है कॉलम वहाँ पे नौकरी करेगा या किसी ने फॉर्म भरा हो जो फर्जी आवेदक हो, क्योंकि अब तो सीटेट की जो मार्कशीट होती है क्यूआर कोड पड़ा रहता है। बिहार टेट ने भी जो है डाल दिया है क्यूआर कोड, आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कौन फर्जी है कौन नहीं फर्जी है। पावती रसीद अपलोड करना मुश्किल है, बात सही है। कुछ लोगों की पावती रसीद खो जाती है, कहीं कहीं पावती रसीद पे जो है नियोजन इकाइयों ने मुहर खुद नहीं लगाया है। बिल्कुल दावे के साथ ये बात कहते हैं, खुद वो मुहर नहीं लगाते हैं, उनके पास मुहर ही नहीं रहती है, क्योंकि पता चलता है कि पूरे नियोजन समिति ऑफिस में एक ही मुहर है और वो मुहर नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि इनिशियल करते हैं, साइन भी नहीं करते, इनिशियल साइन एक एक चिन्ह टाइप का खींच देते हैं कि हाँ चलो हो गया जमा, ना उस पर लिखते हैं कि 1 से 5 का है कि 6 से 8 है, कौन सा, कुछ नहीं लिखते हैं। तो पावती रसीद है भी नहीं, और कुछ लोगों के पास पोस्ट ऑफिस की है, कुछ लोगों की खो गई होंगी। और कल के वीडियो मैंने देखा है, रंजीत सर ने बोला है कि पावती रसीद का डाटा आपको देना पड़ेगा और पावती रसीद अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये है कर्निश मुरारी। बहुत से बीएड कॉलेज का नाम एनसीटी के वेब पर नहीं है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं तो वही बात आ गई। एनसीटी के वेब पे आप जाके अपना बीएड कॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपकी बीएड की डिग्री जो मिली वो फर्जी है कि सही है। तो आप एनसीटी के वेबसाइट पर जाइए और चेक कर लीजिए, और उसके बाद ही काउंसलिंग में जाइए ना, तो पक्का एफआईआर होगी इस बार। ठीक है, तो आप बीएड की जो है डिग्री चेक कर लीजिए एनसीटी पे कि जो है आपकी जो है फर्जी तो नहीं है। अगर फर्जी है तो प्लीज मत जाइए, नहीं तो आपको इस बार एफआईआर होनी बिल्कुल तय है। ठीक है, जेल भी हो सकती है। और सी टेट का और बिहार टेट का मैंने बता ही दिया, क्यूआर कोड उस पर पड़ा हुआ है, एक एप्लीकेशन क्यूआर कोड का डाल लीजिए, ऑनलाइन आकर के आप तुरंत चेक कर लीजिए कि आपकी मार्कशीट असली है कि नकली है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत लंबा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और ये शंडीला ओमी है, और ये पॉलिटिकल इश्यूज को जो है क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज है, और मुझे भी लगता है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज ही क्रिएट किया जा रहा है ताकि इन सरकार के वोट कहीं इधर ना जा पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें अफवाह हैं, जब तक ये ऑफिशियली नहीं आती तब तक इसको अफवाह ही कहेंगे।
जब ऑफिशियली आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि हाँ अफवाह नहीं है, हम खुद ही जो है इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मीराज हसन ने कहा है 5 आवेदन अपलोड करें तो कैसे पता चलेगा कि हमसे ऊपर के कितने अभ्यर्थी ने उसी नियोजन इकाई को चुना है, और यह प्रक्रिया नियोजन लॉटरी के समान हो जाएगा। मेरा जो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने यही कहा था कि लक बाई चांस, अगर कैंप के माध्यम से आप काउंसलिंग कराते हैं तो लक बाई चांस है, लॉटरी समझिए इनाम है, किस्मत अच्छी है तो मिल गया, किस्मत खराब है तो नहीं मिला। इसीलिए कह रहा हूँ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोग दबाव बनाइए सरकार पे। कॉलम बढ़ाएं। ओम प्रकाश अवस्थी जी कहते हैं पूरे राज्य से एक ही फॉर्म भरा जाए। हाँ वही तो है, सेंट्रलाइज करिए, सेंट्रलाइज करिए, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रलाइज करिए और ऑनलाइन जो है काउंसलिंग कराइए। ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी करवा लेंगे अगर संभव हो तो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो नहीं करवा पाएंगे, इतना आसान नहीं होता है कि जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन तुरंत का तुरंत कर दिया जाए। वेरिफिकेशन सिर्फ यही मायने रखता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, बस असली होने चाहिए। आपने जो फोटोकॉपी जमा की है उनके अंकों में, उनकी डिटेल्स में और आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है उसकी डिटेल्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही वेरिफिकेशन होता है। और बाकी का जो वेरिफिकेशन होता है कि बोर्ड कॉलेज, डिग्री कॉलेज या बीएड की डिग्री फर्जी है कि सही, वो जो है बाद में डिपार्टमेंट जो है कराता रहता है। पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट किया है, बहुत जल्द टिकट मिल जाएगा जनाब, टेंशन मत लीजिए, ठीक ही है। आवेदक का पता आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, इससे डोमिसाइल रिजर्वेशन का लाभ अन्य राज्य वालों के लिए। एक बात स्पष्ट हम आपको फिर कह रहे हैं कि कल के वीडियो में सर ने बोल दिया है कि बिहार के डोमिसाइल को ही नौकरी मिलेगी, अदर स्टेट को नहीं मिलेगी। आप वीडियो देख सकते हैं उनके चैनल पर जाकर के, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बिहार का डोमिसाइल होगा तो ही नौकरी मिलेगी, अदर स्टेट को नहीं मिलेगी, कहानी खत्म। और आवेदक का पता आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। हम ये बात को मानते हैं कि आप जो लिख रहे हैं सही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी भी आप मांगिए, वोटर आईडी भी मांगिए, क्योंकि आधार कार्ड पते का पहचान का पत्र नहीं होता है, वोटर आईडी पहचान का पत्र होता है। वोटर आईडी से आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड से वोटर आईडी नहीं बनता है। महाशय मेरा अनुरोध है कि एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, उसमें एक सिस्टम जो रखे कि आईडी उसे दिया जाए जब एक कैंडिडेट एक जगह काउंसलिंग करवाए तो आईडी सबमिट करने पर दोबारा आईडी वर्क ना करे, ताकि दूसरे स्थान पर काउंसलिंग ना करा सके। ये तो हम बात कह ही रहते कि एक आईडी जनरेट होगी या 5 आईडी जनरेट होगी, उसके बाद बाकी जगह आप जो है काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आईडी वहाँ की जनरेट नहीं होगी उस जिले की। यानी कि आप जहाँ पे आवेदन देंगे, अगर आपने 5 आवेदन भरे हैं और जिस जिले के लिए भरे होंगे तो 5 जिलों की आईडी जनरेट होगी और उन्हीं वहीं पे मान्य होगी, बाकी जिले में वो आईडी मान्य नहीं होगी। यही इनका जो है प्रोसेस है। और आईडी ब्लॉक कर देंगे तो फिर आप जहाँ भर दिया वहीं पे जाइएगा, क्योंकि अभी आप पिछले कमेंट्स में लिख चुके हैं कि हो सकता हो कि एक ही जिले में सब लोग आवेदन कर दें जहाँ सीट ज़्यादा है, तो किसको नौकरी मिलेगी। इसलिए आईडी वाला झमेला तो बिल्कुल बेकार है। ज्योति राय, यूपी वाले बिहार का डोमिसाइल बना के बैठे हैं, डोमिसाइल का कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं, वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी करवाएं। बिल्कुल सही बात है, हम भी बार बार यही बात करें कि वोटर आईडी कार्ड लीजिए, वोटर आईडी कार्ड लीजिए और एक से अधिक आवेदन को हटाएं, और ये सेंट्रलाइज करने की एक तरीके से बात हो रही है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधार कार्ड को जो है हटाइए, वोटर आईडी को लाइए। आधार कार्ड जो है किराएदार का भी बन जाता है। अगर किराएदार एनओसी दे दे, सर जी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप पता भी कर लीजिए, आप खुद एक ऑफिसर हैं, अगर आधार कार्ड का जो है एनओसी मकान मालिक दे देता है तो किराएदार का भी आधार कार्ड उसी पते पर बन जाता है जहां पर वो रह रहा है। तो आधार कार्ड पते का पहचान पत्र नहीं होता है। तो आधार कार्ड का जो है अगर एनओसी कोई व्यक्ति दे देता है, चाहे वार्ड मेंबर दे दे, चाहे विधायक दे दे, गांव का मुखिया दे दे या मकान मालिक दे दे एनओसी एक लेटर लिख करके, तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड उसी पते पर बन जाता है। और इसीलिए आधार में जो है ये सुविधा होती है कि 4-5 बार आप अपना पता चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि आधार को पते का पहचान पत्र नहीं माना जाता है, कभी नहीं माना गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं टीवी पर बैठ के बात कही है एनआरसी के मामले में। आगे आइए, अगर कोई अभ्यर्थी 6 से 8 में एक से अधिक विषय में आवेदन किया हो तो उसके लिए 2 बार 5-5 का विकल्प बहुत बढ़िया है। सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले भरते हैं, अगर इकोनॉमिक्स से बीए किए हैं और हिंदी सब्जेक्ट सब्सिडरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट सब्सिडरी है, तो दोनों में डाला हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है उनका, ठीक है, या सोशल साइंस में भी मान लिया पढ़ा हुआ है और हिंदी में भी पढ़ा है या इंग्लिश वाला जो भी सब्सिडरी सेंटेंस है, उसके लिए इसमें कोई तरीका नहीं है कि कैसे उनका आईडी जनरेट होगा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। होडा जी का देख लीजिए, एक ही कैंडिडेट का सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं 1 से 5, 68 के लिए भी
किए हैं। सब्जेक्ट और पेपर 1 और पेपर 2 बोथ का भी ऑप्शन दिया जाए। बात सही है। कोई कोई जो है दोनों में है, 1 से 5 में भी अप्लाई किया, 6 से 8 में भी, क्योंकि सीटेट के दोनों पेपर पास हैं या बी आरटेट के दोनों पेपर पास हैं, तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए ना इसी डेटा में। सही है। 5 आवेदन देने का मतलब क्या होगा, और इसी 5 जगह में ज्वाइन करना होगा क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रूपम जी का, इसको भी जो है सर को ध्यान में रखना चाहिए। किसी चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के आसानी से कह देना बहुत आसान होता है, तो आने से पहले उसका एक विश्लेषण भी होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। अब ये जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं ये शिक्षा विभाग की खामियों को दर्शाती हैं। ये जो कमेंट्स आप देख रहे हैं इसका क्या नतीजा निकलता है? अगर आप ऑनलाइन आकर के कोई बात डिक्लेयर कर देते हैं अनऑफिशियली, तो इसका क्या नतीजा निकलता है? आपकी बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की जो खामियां हैं वो अब नजर आ रही हैं, कि मतलब एक भर्ती कराने में इतनी खामियां हैं और इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब सोचिए कि ये बहाली कैसे होती होगी, इसका प्रोसीजर क्या होता होगा, क्या मनमानी नहीं होती होगी, कौन किस प्रक्रिया को फॉलो करता होगा, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अगला है अवधेश कुमार जी का, सर बहुत अभ्यर्थी 200 जगह आवेदन किए हैं और इसलिए केवल 5 आवेदन ठीक नहीं है। इसे छीण कर पूरे बिहार लेवल पर 1 से 5, 6 से 8 आवेदन लिया जाए, पूरे बिहार लेवल पर सेंट्रलाइज करने की मांग हो रही है। सेंट्रलाइज करिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कराइए, सेंट्रलाइज करिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कराइए, यही सबकी डिमांड होनी चाहिए और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए, यही अच्छा रहेगा। तभी आप सबको नौकरी मिलेगी, चाहे आपका जो है 80% हो और चाहे आपका जो है 55% हो। हाई से लेकर के लो तक अगर सेंट्रलाइज हो गई वैकेंसी, एक भी सीट नहीं बचेगी और लो मेरिट वाले को भी नौकरी मिलेगी और हाई मेरिट वाले को भी मिलेगी और हर कैटेगरी के आदमी को नौकरी मिलेगी। क्योंकि पिछली बार से ही वैकेंसी खाली आ रही हैं, ये नई वैकेंसियां नहीं है, पिछली बार की ही हैं जिन पर आवेदन लिया जा रहा है, इसीलिए 2012 का नियम फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइज करिए, ऑनलाइन करिए, एक भी सीट नहीं बचेगा, हाई मेरिट लो मेरिट सबका हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। 94,000 वैकेंसी बहुत होती है, कम नहीं होती है। फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, जी हाँ, सरकार लग रहा है फिर से फॉर्म भरवाएगी। ये सारी चीजें मांगी जाएगी मंतोष जी, फोटो सिग्नेचर जिला मेरिट सब क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएगी, आप लोग डिसाइड कर लेंगे। सुरभि गौतम जी का नहीं, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, बिल्कुल भरवाएंगे कि नहीं भरवाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, जैसा होगा हम भी इन्फॉर्म करेंगे। और इसको तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए, ना कोई सोच का ना विचार, और कह रहे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, डाटा लीजिए, हम तो कह ही रहे हैं कि आप फॉर्म एप्लीकेशन ऑन ले लीजिए, सेंट्रलाइज कर दीजिए और उसी डाटा के आधार पे ऑनलाइन जो है नियोजन पत्र जारी कर दीजिए, काउंसलिंग करा के ऑनलाइन, कहानी खत्म, आराम से वैकेंसी घर बैठे हो जाएगी। निखिल रंजन 6 to 8 का कब भेजेंगे? ये तो हम भी कह रहे हैं कि पहले 6 to 8 का ही अलाउ हुआ है और सर जी पहले 1 से 5 का करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारे कमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे कमेंट्स को जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये कमेंट्स जो हैं उसी पोस्ट के हैं जिस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। ये कमेंट्स जो हैं उसी पोस्ट के हैं जिस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक हम इसके स्क्रीनशॉट ले चुके थे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वीडियो, कितनी समस्याएं हैं, कितने सारे सुझाव हैं, शिक्षा विभाग के आवेदन लेने में कितनी सारी खामियां हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही आपको ये भी नजर आ गया कि कोर्ट केस हो चुका है, डीएलएड वर्सेस बीएड तो चल ही रहा है और इसके साथ ही आपका जो है सरकारी डीएलएड वालों ने जो है प्राथमिकता की भी मांग कर दी है। तो देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इस बहाली में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी जो है मिल सके। ठीक है, और ये भी आप लोग पता करिए कि ये फेसबुक पोस्ट आईडी किसकी है जहाँ से चीजें वायरल हो रही हैं और ये जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और अगर ये वास्तविक फेसबुक पोस्ट आईडी हैं तो जिस व्यक्ति की हैं उसका एडमिन कौन है और पहली पोस्ट डिलीट करके फिर दूसरी आईडी से पोस्ट क्यों किया गया, इस सब चीज़ों का जो है क्लैरिफिकेशन जो है आना चाहिए और अभ्यर्थी को पता होना चाहिए कि आखिर कौन व्यक्ति है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इसी के साथ जो हम अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं, पुनः अपने नए वीडियो के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।